क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आपकी बहुत जल्द बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। 22 फरवरी से कक्षा 10 उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए। और मैं आप सभी बच्चों को इस परीक्षा की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। परीक्षा के लिए थोड़ा सा एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है। वैसे तो परीक्षाएं आप क्लास फर्स्ट से दे ही रहे हैं। क्लास फर्स्ट में एग्ज़ाम दिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और क्लास 10th में भी आपने कई परीक्षाएं दे दी हैं। 3 तो आपने मंथली टेस्ट दिए हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर दिया है और प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर दिया है। तो यदि आप गिनेंगे तो आपने बहुत एग्ज़ाम दे दिए हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ और एग्ज़ाम में भी आप बैठे होंगे। तो परीक्षाएं तो नेचर सबका एक है। दिमाग में बोझ नहीं लेना है, घबराहट नहीं होनी चाहिए। यदि आप स्वस्थ मन से बिना किसी डर के एग्ज़ाम में जा रहे हैं और इस विश्वास के साथ एग्ज़ाम में जा रहे हैं कि मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है उसमें से जो भी पेपर में पूछा जाएगा मैं अच्छे ढंग से उत्तर लिख पाऊंगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। ठीक है ना। एग्ज़ाम के लिए यदि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस अच्छा हो रखा है तो उसने जितनी पढ़ाई की है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उसको एग्ज़ाम में मिलेंगे अच्छे ढंग से उनके आंसर वह देने में सक्षम होगा। ठीक है। तो तैयारी आप अच्छी से कर रहे होंगे। मैं बीइंग एज ए मैथमेटिक्स टीचर, क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट्स उनका 80 मार्क्स का पेपर होता है, गणित का 3 आवर्स का होता है। 3 घंटे में 80 नंबर का एक पेपर उनको आएगा और 20 मार्क्स का पेपर इंटरनल असेसमेंट का आपका संभवतः हो गया होगा। स्कूल स्तर पर ही वो पेपर होना है या वो इंटरनल असेसमेंट जो भी उसकी प्रोसेस है वो होनी है। जो भी सर या मैम आपको पढ़ाते हैं 20 मार्क्स आपके साल भर की गतिविधियां क्या क्या हुई होंगी और क्या क्या आपसे चाहा होगा वो सब आपने प्रस्तुत किया होगा और उन 20 मार्क्स से आपको आपकी मैम, आपके सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं 10th में वो आपको मार्क्स देंगे। तो 20 मार्क्स हो गए और 80 मार्क्स का बोर्ड का आपका रिटर्न का पेपर होना है, लिखित। ठीक है। तो 80 और 20 कितना हो गया? 100 हो गया। तो क्लास 10th का जो मैथ्स का सिलेबस है, कक्षा 10 में जो गणित का पाठ्यक्रम है, किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आने हैं, ठीक है, प्रश्नों का स्वरूप कैसे होगा, बहुविकल्पी कितने आएंगे, एक एक नंबर के कितने आएंगे, 2-2 अंकों के कितने प्रश्न आएंगे, 4-4 मार्क्स के कितने प्रश्न आएंगे, 5-5 अंकों के कितने प्रश्न आएंगे। आज उस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। जब आपको ठीक से मालूम हो जाएगा कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स के प्रश्न आ रहे हैं और इस चैप्टर की मेरी तैयारी पहले से ठीक है, तो थोड़ा और आप तैयारी करके उस चैप्टर की ठीक से तैयारी कर लेंगे, जिससे उस चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों को आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व करेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत से बच्चे बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स लाते हैं। एक भी अंक का प्रश्न उनका गलत नहीं होता। तो कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि ऐसा कैसे होता है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रत्येक चैप्टर को पहले से ठीक से तैयार किया हुआ है, रिवीजन अच्छा किया हुआ है,
जब उनके पास बोर्ड का पेपर आता है डियर स्टूडेंट, तो क्योंकि पहले से प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो उनके हाथ तेज चलते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा सोचने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है और 3 आवर्स के टाइम में वो पेपर को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट की अपनी अपनी तैयारी है। आपने जितनी भी तैयारी कर रखी है उन चैप्टर्स को आप ठीक से रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन में बहुत पावर है, ठीक है। रिवीजन से जिन क्वेश्चंस का आपने या जिन चैप्टर का आपने ठीक से रिवीजन किया हुआ है, एग्जाम में उन प्रश्नों को समझने में करने में आपको समय कम लगेगा, आपके हाथ तेज चलेंगे। तो आजकल ठीक से आप रिवीजन कर लीजिए और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने हैं या किस चैप्टर से कितने मार्क्स के प्रश्न आने हैं, आइए मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए क्लास 10 गणित, कक्षा 10 गणित बोर्ड परीक्षा 2025 बोर्ड द्वारा जारी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का हल। जब मैं आपसे ये डिस्कस कर लूँगा कि जो आपका सिलेबस है किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, उसके बाद जो बोर्ड ने आपकी तैयारी के लिए सैंपल पेपर दिया है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र दिया है, बोर्ड की साइट पर है, ये उत्तराखंड बोर्ड की साइट पर UBSC करके उत्तराखंड की साइट है www.ubsc.uk.gov.in, उस पर एक पेपर है। तो आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी बढ़िया से करेंगे। बोर्ड ने भी आपके लिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र दिया हुआ है। इस प्रश्न पत्र को हल करने से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बोर्ड में 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के कितने हैं, 4 के कितने हैं, 5 के कितने हैं। और जब मैं पूरा पेपर आपके लिए सॉल्व कर लूँगा तो आपको एक अच्छा सा आइडिया आ जाएगा पेपर सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए पहले मैं मार्क्स डिवीज़न की बात करता हूँ कि कक्षा 10 गणित का जो पाठ्यक्रम है उसको डियर स्टूडेंट 7 भागों में बांटा गया है। 7 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 7, पूरे सिलेबस को, पूरे पाठ्यक्रम को 7 भागों में यहाँ बांट दिया गया है, ठीक है। जो पहला वाला यूनिट है उस पर नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। पहला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, उससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने, 6 नंबर के प्रश्न चैप्टर नंबर 1 से वास्तविक संख्याएं। आप अपनी जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो अपनी मैथ्स की बुक भी आप सामने खोल लेंगे और आगे इन मार्क्स को लिखते रहिए, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं वाला चैप्टर है, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। दूसरा जो यूनिट है वो एलजेब्रा नाम से है, बीजगणित नाम से है, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम नाम से था, संख्या पद्धति, पर एक्चुअली चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, वैसी चैप्टर नंबर 2 एलजेब्रा, ठीक है, बीजगणित। इसके अंदर कौन कौन चैप्टर आते हैं? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, पॉलिनोमियल, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। चैप्टर नंबर 3 है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 क्या कहा हमने? बहुपद कहा। चैप्टर नंबर 3 क्या कहा? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, वहाँ आप सरल रेखाओं के समीकरणों को हल करते हैं। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एलजेब्रा के अंदर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, इनसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 80 मार्क्स के पेपर में
20 नंबर के प्रश्न इन 4 चैप्टर से आएंगे। चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर 5 आपके पास आ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। तो 2, 3, 4, 5 उससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने और सरल हुए हैं करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट आपकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जिसमें आप एक्स वाई यूज करते हैं किसी बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, इससे भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। फिर है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में अंतर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको स्केल की जरूरत नहीं पड़ती, दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी निकालें तो कोऑर्डिनेट की मदद से निकालेंगे। और ज्योमेट्री में हमको स्केल की ज़रूरत भी है, हमको कंपास की ज़रूरत भी है, पेंसिल आदि सब की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे माना आप सर्किल बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो किसका पोर्शन क्या है, वो ज्योमेट्री है, ज्यामिति उसको बोलते हैं। अरे निर्देशांक ज्यामिति अलग अलग चीज़ है। तो चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री के अंदर चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, आगे पीछे हो सकते हैं ये, क्योंकि 7 वाला पहले ही है बुक में रखा हुआ, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे चैप्टर नंबर 6 बाद में चला गया, आपके बुक में तो सीरियल से हैं, परंतु किस यूनिट के अंदर कौन है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 वाला है ये, ठीक है, चैप्टर नंबर 7, इसलिए मैंने यहाँ चैप्टर नंबर 7 भी लिख दिया है, निर्देशांक ज्यामिति, आपको दिक्कत ना हो। जो यूनिट 4 है ज्योमेट्री ज्यामिति, ज्यामिति में कौन कौन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, त्रिभुज ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, और चैप्टर नंबर 10 वृत्त। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 10 वृत्त, त्रिभुज और वृत्त। चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 10, इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब आप लगा लीजिए इन दो चैप्टर से, चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 6 मतलब त्रिभुज और चैप्टर नंबर 10 मतलब वृत्त। आपके बुक के हिसाब से मैंने लिखे हुए हैं, जो आपका 6वां चैप्टर है वो त्रिभुज का है, चैप्टर नंबर 10 क्या है, वृत्त है। तो इन दो चैप्टर से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर हैं आपके, एक है चैप्टर नंबर 8 और एक है चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 में है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और चैप्टर नंबर 9 में है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 9 में क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस इसी में आती है, ऊंचाई और दूरी। एक क्वेश्चन जरूर आएगा डियर स्टूडेंट, ऊंचाई और दूरी का, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ये 12 मार्क्स की मैथमेटिक्स यहाँ से पूछी जाती है। ये चैप्टर भी बड़े सरल है आपके लिए, ये भी आप तैयार करिए, ठीक है। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन के अंतर्गत चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नंबर 12, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 यहाँ से आपका आता है मेंसुरेशन। यूनिट कौन से डियर स्टूडेंट है, यूनिट मैं आपसे कह रहा हूँ यूनिट नंबर 6, ठीक है। तो यूनिट नंबर 6 मैं बुक से देख लेता हूँ। आपका चैप्टर नंबर 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 11 क्या है, वृत्तों से संबंधित
क्षेत्रफल, और चैप्टर नंबर 12 है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 किस यूनिट में? मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति के अंतर्गत है। चैप्टर नंबर 11 में आपसे कह रहा हूं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और जो चैप्टर नंबर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, वहां से आप देखेंगे तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन इन दो चैप्टर से आएंगे, 11 और 12। 11 और 12 मैंने आपके बुक से लिए हुए हैं, जहाँ जो चैप्टर है पहले से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, सीरियल वाइज लगे हैं, उसी से मैंने लिए हैं। और नंबर 7 जो यूनिट है वो है स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी जो है वो है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 क्या है? सांख्यिकी। ठीक है, मीन, मॉड, मीडियन, ठीक है, ठीक है, समांतर माध्य आदि वहाँ पढ़ते हैं ना, ठीक है ना। स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। एक सिक्के को उछाला गया तो हेड पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये चैप्टर नंबर 13 ये है, और चैप्टर नंबर 14 क्या है? प्रोबेबिलिटी है। तो इन दोनों से भी 11 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो बड़ा ही सरल चैप्टर है, ये भी तैयार करिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये मैंने आपको बता दिया है, एक बार आप इसको जरूर आप नोट कर लीजिए एक अपने पेज में, और अपने बुक के साथ उसको मैथ्स की बुक के साथ रख लीजिएगा कि किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस यूनिट से। अभी इन्होंने पूरे सिलेबस को 7 यूनिट में बांटा है, तो किस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं वो मैंने डिटेल में यहाँ लिख दिया है। तो इन सबको प्लस करेंगे, 12, 17, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 8, 80 मार्क्स का ये पेपर आपका डियर स्टूडेंट होगा। ठीक है, और 80 मार्क्स ये है, और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, तो कुल मिला के 100 मार्क्स। तो प्रयास कीजिए अभी, ठीक है, प्रयास कीजिए अच्छा सा कि आप अच्छे अंक लाएं। मैथमेटिक्स की विशेषता होती है कि वो आपको 100 में से 100 मार्क्स तक पहुंचा सकता है, 100 में से 100 मार्क्स तक। ठीक है, तो तैयारी आप बढ़िया करिए। अब मैं दूसरा पार्ट यहाँ पर लेता हूँ कि प्रश्न पत्र का प्रारूप किस टाइप का होता है, आइए उसको भी देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें कौन प्रश्न कितने अंकों के होंगे, कौन प्रश्न कितने अंकों के होंगे उसका ये निर्धारण है, और कितने प्रकार के प्रश्न होंगे ये पूरा निर्धारण ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है। ये जो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, एक पेज में नोट कर कर मैथ्स की बुक के अंदर रख देना, जिससे आप समय पर देख सकें। ठीक है, ये सीरियल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। प्रश्नों के प्रकार, निर्धारित अंक, प्रश्नों की संख्या, अंकों का योग। प्रश्न कितने प्रकार के पूछे जाएंगे? बहुविकल्पी प्रश्न, MCQ। बहुविकल्पी मतलब प्रश्न दिया रहेगा और उसके 4 संभावित उत्तर रहेंगे, 4 विकल्प होंगे, वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, और उसमें से सही विकल्प का आपने उत्तर लिखना है। यह आपको ध्यान देना है कि यहाँ उत्तर देने के लिए आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या नहीं करनी है, नहीं कोई सूत्र लिखना है। उन 4 विकल्पों में उन 4 विकल्पों में से ही एक सही विकल्प का आपने उत्तर देना है। ठीक हो गया? तो प्रश्न नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके 8 भाग होंगे। प्रश्न नंबर 1 जो होगा उसके 8 खंड होंगे, क, ख, ग, घ, ठीक है, क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, हो गया 8। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 के 8 खंड होंगे, ठीक है ना, और वो सब बहुविकल्पी होंगे।
तो एक बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक का है, 1 मार्क्स का, तो 8 बहुविकल्पी हैं, तो 1 × 8 = 8। तो पहला प्रश्न 8 अंकों का होगा। पहले प्रश्न में 8 भागों में आएगा, वो 8 खंड होंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, क ख ग घ ङ च छ ज, ऐसे होंगे। और बहुविकल्पी प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होंगे, और जो सही उत्तर है उसका आपने आंसर लिखना है। यहां पर एक बात और कह दूं कि बहुविकल्पी प्रश्न में यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है और आपको यह है कि ये तो मुझे नहीं आता, फिर भी बाय गेस, अंदाज से उसका उत्तर लिख दीजिए, उसके विकल्प का उत्तर लिख दीजिए। कई बार जब हम अंदाज से करते हैं, गेस करते हैं, तो कभी कभी गेस भी सही हो जाता है, तो छोड़ना क्यों है? ठीक है ना, माइनस मार्किंग तो है नहीं। अच्छा, उसके बाद निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी 1 अंक, एक अंक के निश्चित उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे? 8 निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे, 8। पहला प्रश्न तो ये वाला हो गया जिसके 8 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे 1 अंक के, तो 1 × 8 मार्क्स के ये हो गए। निश्चित उत्तरीय का मतलब, जैसे प्रश्न आपको पूछा गया कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक लाइन में आपने उत्तर दे देना है। ठीक है, कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वह हो गया उत्तर, शॉर्ट। ठीक है, तो निश्चित उत्तरीय, बड़ा लंबा कुछ नहीं, छोटा उत्तर। ठीक है, तो 1 अंक के प्रश्न कहां से? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक 1 अंक के क्वेश्चन होंगे। 8 प्रश्न हो गए, तो 8 × 1 = 8 मार्क्स के। 2 अंक वाले प्रश्न जो होंगे, 2 अंक के प्रश्न, वो 7 होंगे डियर स्टूडेंट, 7, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है, 2 अंक के प्रश्न होंगे, तो 7 दूनी कितने हो गए? 14, 14, 7 × 2 = 14। 4 अंक वाले कितने प्रश्न आएंगे? 4 अंकों वाले 4 प्रश्न आएंगे। ठीक है, नहीं, 4 अंक वाले प्रश्न, 4 अंक का प्रश्न है, कितने प्रश्न आएंगे? 5। ठीक है, कितने प्रश्न आएंगे? 5 आएंगे, तो 5 चौके कितने हो गए? 20। तो 16 तक तो ये गए थे, तो 17, 18, 19, 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21 तक 4 मार्क्स के क्वेश्चन। एक प्रश्न 4 मार्क्स का है, तो 5 क्वेश्चन है, तो 5 4 × 20। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और उसके बाद जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके शुरू होने हैं, 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास? 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये गए थे 21 तक। 5 नंबर के 5 अंक वाले प्रश्न, एक प्रश्न 5 अंक का, कितने? 6 प्रश्न होंगे, 6 पंजे 30 अंकों के। तो क्वेश्चन नंबर 22 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये जो प्रश्न होंगे वो 5 अंक का एक होगा, और 6 प्रश्न होंगे, तो 6 पंजे 30। कुल मिलाकर के पेपर में 27 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक 1 मार्क्स के। फिर उसके बाद
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2 मार्क्स के 16 तक चलेगा। उसके बाद 5 प्रश्न, 17, 18, 19, 20, 21 तक 4 अंकों के 5 प्रश्न। और फिर प्रश्न नंबर 22 में से 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक 5 अंकों के प्रश्न होंगे। तो कुल मिला के 27। अब 27 तो संख्या है, पर इसके अंदर प्रश्न नंबर 1 में 8 पार्ट हैं, तो 7, एक तो यहाँ गिन लिया, 7 और लगाओ तो देखा जाएगा तो 27 + 7 34, 34 प्रश्न आएंगे कुल मिला के। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है। इसमें तो सीधे विकल्प का उत्तर देना है फटाफट। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, निश्चित उत्तरीय, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन अधिकतम, कैलकुलेशन ये, फिर 2 अंक के हैं, फिर 4 अंक के, फिर 5 अंक के हैं। तो अभी थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, मैं भी जब प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का हल करूंगा, बोर्ड ने जो दिया हुआ है, उत्तराखंड बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे जो प्रश्न पत्र दिया है कि बच्चे इस रूप में अपनी तैयारी करें, उस पेपर को भी आपके लिए सॉल्व करूंगा, तब जाके आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा और बात आपसे कर लेता हूं कि पेपर का तो आप जान गए डियर स्टूडेंट। एक तो हमने चैप्टर वाइज आपको बता दिया कि किस चैप्टर से कितने कितने अंकों के प्रश्न आएंगे। ठीक है, कौन चैप्टर कितने अंकों का है, और सरल रूप में कहूँगा कौन चैप्टर कितने अंकों का है, इससे पहले टेबल में डिस्कस हो गया। और कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का है पेपर का, मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया है। अब आपके पास कोई भी अस्पष्टता आपके दिमाग में नहीं होगी तो पेपर किस रूप का होना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब थोड़ा सा आपसे मैं 1-2 बात और करके अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत करने में परेशानी महसूस नहीं करनी है, क्योंकि पूरे जीवन भर मेहनत ही तो करनी है। जब आप आगे पढ़ लिख करके कुछ बन जाएंगे, अपने मनपसंद पद पे या कुछ और पे आप करेंगे, कोई काम करेंगे, ठीक है, कोई नौकरी प्राप्त करेंगे या अपना कोई काम करेंगे, ठीक है, तो मेहनत तो वहाँ करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, या कोई अपना ही आपने कोई काम शुरू किया है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत के तो सफलता कहाँ मिलने वाली है। तो यहीं से मेहनत की आदत डालनी है। आजकल भी आप खूब मेहनत करिए। ठीक है, ठीक है ना। जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कहीं ना कहीं काम आती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ठीक है, मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक बताऊंगा, उसका अर्थ बताऊंगा। जब आपको मालूम है, कहानी आपको पूरी मालूम है, कथा आपको पूरी मालूम है कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में गए थे तो वहाँ उनको मोह हो गया था। उनको ये लगा कि कर्म क्यों करें, क्यों करना है ये काम। आप योद्धा हैं, आप रण क्षेत्र में हैं, रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में हैं, तो वहाँ तो आपको युद्ध करना है ना। ये तो धर्म का युद्ध है, धर्म युद्ध करना है। तो फिर आप ऐसे कैसे हो सकते हैं कि मैं युद्ध नहीं करता। अकर्म की बात आप कैसे करेंगे कि मैं कर्म नहीं करूँगा। तो भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि न मे पार्थस्थ कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, तुम मुझको देखो, ये जो सृष्टि है या जितने भी लोग हैं, मुझे सब कुछ प्राप्त है। मुझे अब ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है या मुझे प्राप्त करना है। सब कुछ मैंने प्राप्त किया है। तब भी तुम्हारे साथ मैं युद्ध भूमि में आया हूं, कर्म कर रहा हूं।
तो इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि वो कर्म नहीं करेगा तो फिर उसका अस्तित्व कैसे कैसे बनेगा? बिना कर्म के तो कुछ होना ही नहीं है। जब भगवान इस धरती पर आए और वो भी कर्म कर रहे हैं और कठोर कर्म कर रहे हैं, तो मेहनत हमको भी करनी है। भगवान राम अयोध्या से, चित्रकूट से रावण के पीछे पीछे श्रीलंका लंका चले गए। समुद्र पर पुल बांधा। आप समझ रहे? समुद्र पर पुल बांधने का मतलब क्या हुआ? वो पुरुषार्थ है, वो मेहनत का पर्याय है। नदियों पर पुल तो हमने देखे हैं, पर समुद्र पर पुल, स्टूडेंट्स, वो मेहनत का पर्याय है। और तब लंका जाकर के रावण को परास्त करना तो कितनी मेहनत की होगी, आप समझ सकते हैं। तो जब इस सृष्टि पर भगवान ने मेहनत की है तो हम तो इंसान हैं, हमको तो वहीं से प्रेरणा लेकर के मेहनत करनी चाहिए। पर प्रेशर मत लेना, दबाव में मत आना। मेहनत करिए, अपने समय का विभाजन कर लीजिए। ठीक है कि मैं इतनी बजे से इतनी बजे तक ये पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, इस रूप में पढ़ूंगा। एक टाइम टेबल आप अपना सेट कर लीजिए। ठीक है, पर्याप्त नींद लें, 7 आवर्स पर डे सोइए, 7 घंटे प्रतिदिन सोइए। क्योंकि नींद में जब कमी हो जाती है तो उसका असर अगले दिन पर पड़ता है। तो 7 घंटे की नींद लीजिए और पढ़िए। बीच बीच में गैप भी रखिए अपने लिए। 2-3 घंटे लगातार पढ़ लिया तो थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए हल्की फुल्की वॉकिंग कर लीजिए। आजकल हार्ड गेम मत खेलिए, हल्का फुल्का शारीरिक व्यायाम, हल्का फुल्का। ठीक है, वाटर इनटेक बढ़िया रखिए, पानी खूब पीजिए। ठीक है, और अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए कि मेरे बोर्ड के पेपर बहुत अच्छे होने हैं। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि हम जैसा सोचते हैं और जैसा बोलते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हम जब ये कहेंगे कि बोर्ड का पेपर मैं अच्छे ढंग से करूंगा, बोर्ड के पेपर सरल होते हैं, मैं अच्छे ढंग से करूंगा, आज तक जैसे मैंने पेपर किए ऐसे तो आएगा। अपने से आप रोज बोलिए, सुबह बोलिए, शाम को बोलिए, दिन में बोलिए कि बोर्ड परीक्षा आसान होती है, मैं बहुत अच्छे ढंग से पेपर को हल करूंगा। बोलिए अपने आप से, तो आपका मन उसको कैच करेगा। और जब मन के अंदर विचार ठीक से बैठ जाता है तो उसी रूप में हमारा शरीर को वो उसी दिशा में गतिमान करता है। ठीक है ना? और दूसरी बात क्या कहनी कि मैं मेहनत करूंगा, मुझे मेहनत से अच्छे अंक लाने हैं। और आएंगे, जब आप मेहनत करें तो क्यों नहीं आएंगे? तो अच्छी मेहनत करिए। और मैं कह रहा हूं कि जो हम सोचते हैं बोलते हैं वही बन जाते हैं। तो अच्छा बोलिए कि मुझे पेपर देना अच्छा लगता है और मैं अपने पेपर्स की तैयारी कर रहा हूं और इंतजार कर रहा हूं पेपर देने का। सरल पेपर आएंगे मेरे, कठिन नहीं होंगे, सरल होंगे पेपर। और जो मैंने पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न मुझे प्रश्न पत्र में मिलेंगे और मैं अच्छे ढंग से उनके उत्तर दे पाऊंगा। अच्छा सोचना है। ठीक है, और बाकी मेहनत करनी है, ये मैंने आपसे कह दिया। नींद पर्याप्त लेनी है। बच्चे क्या करते हैं, कल एग्जाम है और रात भर जगते हैं। नो, ऐसे काम मत करना। उससे क्या होगा, आप रात भर जगेंगे तो आपकी तो पूरी एनर्जी कंज्यूम हो गई, तो कल पेपर के लिए क्या बचेगा? आप 7 घंटे की नींद लीजिए पेपर के दिन भी, पेपर की रात को, कल पेपर है, आज रात 7 घंटा सोइए आराम से। ठीक है, और समय पर आधे घंटे पहले अपने सेंटर पर चले जाइए जहां आपने पेपर देना है, शांत मन से। ठीक है ना? बोर्ड का पेपर अच्छा आता है, बोर्ड के पेपर को एक्सपर्ट बनाते हैं। 50%
पेपर जो होता है 50% वो सरल होता है, ठीक है। 50% मतलब आधा पेपर सरल, 30% मॉडरेट, मॉडरेट मतलब न कठिन न सरल, बीच बीच का, और 20% वो उसका लेवल ऊपर का होता है, हार्ड जिसे आप कह सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने पूरे सिलेबस की तैयारी कर रखी बढ़िया से, कि कहीं से भी प्रश्न आ जाए, प्रश्न को मैं हल करके रहूंगा, ठीक है। तो 50% क्वेश्चन क्या सरल, 30% मॉडरेट बीच बीच का, ना सरल ना कठिन, 20% का लेवल थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो बढ़िया सा आप तैयारी करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अच्छे ढंग से आप पेपर करेंगे, ऐसा मनोभाव आपको बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपको बोर्ड पर अच्छी बोर्ड परीक्षा देने के लिए, अच्छे अंकों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।